सज गए घर घर दस्तरखान। रमजान रमजान है नाम रमजान, रमजान रमजान है नाम वेलकम बैक जी नाजरीन। इनाम रमज़ान नशरियात जारी है और हमारे पास अब 3 सेगमेंट है और 3 मेहमान हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास सेहतनामा है और आज के मेहमान हैं और हमारे पास इंसान दोस्त है। क्या तो बात है जी। कौन है हमारे पास आज सेहतनामा में? आगा सेहतनामा में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है कि शुबे के एतबार से तो डेंटिस्ट है, लेकिन सिर्फ डेंटिस्ट कह देना या डेंटल सर्जन कह देना नाकाफ़ी होगा। सैयद शिराज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड डेंटिस्ट्री कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज, सुपरवाइज़र एंड एग्जामिनर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, प्रोफेसर हैं और हम आपको यहाँ खुशामदीद कहते हैं। लेकिन खुसूसी बात यह है कि जो ब्रेसेस लगाए जाते हैं आपके दांतों के लिए, जिसकी तरतीब जो है वो पैदाइशी तौर पर ये दांत निकलते हैं तो टेढ़े होते हैं, उनको सीधा करने के लिए उसमें जो एक बड़ा रेवोल्यूशनरी काम इन्होंने किया, जो ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस आ गए, तो उसके ये पायनियर है। तो आज उस हवाले से स्पेशलिटी है इनकी, वो बात करेंगे। उसके साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान जो हैं वो आज का मेहमान सेगमेंट, और उसमें हमारे साथ ज़हूर अहमद साहब मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ कश्मीर से है और वादी कश्मीर से जो है वो एक इनकी उनसियत और मोहब्बत, और पाकिस्तान से जो एक जोड़ है वो हम इनसे डिस्कस करेंगे। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये रिवायती खाने बड़े शानदार बनाते हैं और बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में उनको पेश करते हैं। मुख्तलिफ़ लोग जो शहर में जानते हैं कफ़ीला के नाम को, ये वो कफ़ीला उन्वान है जिस पर ये लोगों को इकट्ठा करते हैं, अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अपना गर्विदा बना लेते हैं। हम इनके गर्विदा हैं। कफीला बोला और मेरे जहन में वो अचार, जायके आने लगे, गोश्त और करेले गोश्त और भिंडी के जायके, भिंडी का खास तौर वो सारे जायके आने लग गए। अच्छा जी, और तीसरे हमारे मेहमान हैं सैयद मोहम्मद गौस, इंसान दोस्त सेगमेंट में हैं और ये FFP एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, वहाँ से इनका ताल्लुक है। जी के जी। अब सबसे पहले हम डॉक्टर साहब की जानिब आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब ये बताइए कि एक आम तासुर है, ये बहुत ही जो है ना वो आपके शोबे से रिलेटेड नहीं, बिल्कुल एक सादा सा सवाल है। आम तासुर ये है कि लोगों की पहली प्रेफरेंस जो है वो MBBS होती है और समहाउ अगर कोई मिसहैप हो जाए या मार्क्स उस तरीके से ना हो तो फिर वो डेंटिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। ये तासुर ठीक है? नहीं, ये एक ज़माने का तासुर है। अब तो खैर लोग बाय चॉइस आते हैं, क्योंकि अब जो इनटेक का सिस्टम हो गया है उसमें आपके ऑप्शन लिखा हुआ होता है, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप आते हैं इधर, तो ऑब्वियसली बाय चॉइस नहीं रहा। क्या बात, बाय चॉइस आते हैं हम लोग। क्या बात। अच्छा सर, दांतों का शोबा जो है वो ऐसा है कि आप मेरी बात की तायीद करेंगे तो मेरी बात ऑथेंटिक हो जाएगी। दांत जो है वो आपके आज़ाए जिस्मानी में से मौत के बाद बहुत अरसे तक बच जाने वाला आपका जो है ना जिस्म का हिस्सा है। यानी ये हड्डियों की तरह दांत भी बचे रह जाते हैं, क्योंकि दांत भी इनफैक्ट हड्डी ही की एक किस्म है, अगर मैं डॉक्टर साहब गलत नहीं हूँ। सही बात है। और ये जो हड्डी है जो अल्लाह ताला ने आपको दांतों की सूरत में दी है, जो चबा कर आपकी खुराक को इस काबिल बनाती है कि वो आपके मैदे में जाकर आपके लिए ताकत बने, ये इतना अहम रोल प्ले करती है। ये 32 सिपाही जो हैं ये कमाल करते हैं। आप ये बताइए 32 सिपाही दाएं बाएं टेढ़े मेढ़े क्यों हो जाते हैं जिसके बाद ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है? अच्छा देखिए, इसमें 2 रोल हैं। एक तो जेनेटिक्स का रोल है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो वो एक रोल प्ले करेगा, और एक इन्वायरमेंट का रोल भी है, क्योंकि जैसे वक्त के साथ ऐसा होता जा रहा है कि हमारी फूड जो है रिफाइन होती चली जा रही है। तो अगर आपको याद होगा हमने बचपन में अपना गन्ना जो है ना वो छीला होगा, लेकिन अगर हम आज के किसी बच्चे से पूछें कि उसने गन्ना छीला है तो वो शायद छीला भी नहीं होगा, कर भी नहीं सकेगा। बादाम भी तोड़ते थे, बादाम भी, हर चीज़, अखरोट होता था, बहुत सी चीज़ें हम कर लेते थे। तो जब हमारे टीथ निकलते हैं उस दौर में अगर हम ऐसी चीज़ें खाए तो जो रॉ फूड होती थी तो वो हमारे मसल्स पे जोर लगाती थी, दांतों पे जोर लगाती थी और मसूड़ों पे जोर लगाती थी, इसकी वजह से वो दांत बेहतर पोजीशन में आ जाते थे। अब रिफाइंड फूड है, अब तो आप कोई चीज़ मुँह में रखें वो घुल जाती है। तो आप मलाई तक्का खाते हैं, आप जो भी चीज़ें खाते हैं वो देखें कितनी फाइन हो गए। तो जो हमारी मस्कुलर मूवमेंट कम हो गई है, जो फोर्सेज हमारी कम हो गई हैं, उसकी वजह से एक तो इंसिडेंस बढ़ा है और दूसरा अवेयरनेस से बढ़ा है। पहले भी होता था, लेकिन पहले ज़्यादातर बीमारियों पे ना लोग अल्लाह की रज़ा पे छोड़ देते थे, भाई दांत गिर गया तो अल्लाह की रज़ा। अब पता चलता नहीं हार्ट है। इनकी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि जब मेरा बेटा छोटा था
तो मैं उसको बार बार ना, वो गम्स प्रॉब्लम हो रही थी, दांत निकले थे, टीथर दे रही थी, तो बिल्कुल। जो चबाने के लिए कि उसको इरिटेशन हो रही थी। तो मेरी सास ने कहा कि ये हम तो नहीं देते थे, हम तो रोटी दे देते थे, बच्चा पूरा दिन उसको खाता रहता था, या फिर गोश्त का जो है वो एक उसको हल्का से सेक के एक रॉ टुकड़ा फूड जो है, बेसिकली, रॉ raw फूड foods, वो हम दे देते थे। तो उसकी उससे जगह ये आ गए आप। बिल्कुल अब टीथर आ गए, तो वो बच्चों के दांत बिल्कुल सही होते थे और बगैर तकलीफ अच्छा के आते डॉक्टर साहब, बहुत ज़माने से ना मेरे जहन में ये सवाल था, जब से हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं उस वक्त से ज़्यादा था कि बहुत सारे डेंटिस्ट हमारे पास आए, तो मैं पूछते पूछते जहन से मैं हो गया। आज आपसे पूछ रहा हूँ, ये किसी ज़माने में सोने का दांत लगा करता था, वो क्या था? वो क्या वाकई सोने का होता था? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, जो सोना है ना नोबल मटेरियल है, तो सबसे बेस्ट मटेरियल जो उसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट सबसे कम होता है वो ना गोल्ड है। अच्छा, तो हमारे बचपन में हमने लोगों को देखे, वो एक आध दांत तो फैशन में भी अच्छा, होता वो था, मुस्कुराते थे तो एक गोल्ड का दांत नजर आता था। हाँ, तो वो प्योर गोल्ड का होता था और जरूर फैशन भाई, में था। जरूर भाई मुस्कुरा रहे हैं, इन्होंने भी कई लोगों के देखे होंगे, हैं जरूर भाई? फैशन में था। अब वो असल में लोग ज़्यादा एस्थेटिक की तरफ ज़्यादा हो गए, तो अब लोग टूथ कलर की दांत चाहते हैं। अच्छा। आज की डेट में भी सबसे बेस्ट मटेरियल जो है ना वो गोल्ड ही है। स्टैंडर्ड मटेरियल जो है ना वो गोल्ड है। अब गोल्ड की हालात सिर्फ एक ऐसे, ड्रॉबैक है, कौन लगाएगा दांत? जिस जमाने में मेरी शादी हुआ 8,000 रुपये तोला था ना, उसके तो गोल्ड का एक क्राउन जो है ना वो 40-50 रुपये का पड़ जाता था। आज तो शायद तोला सोने से वो पता नहीं कहाँ खबरदार, तो लोग जो दांत ही निकाल के ले जाएंगे। खबरदार जो आगे से हिले फौरन से लोग दांत पर्स निकाल के के साथ दे दो। दांत भी निकाल के। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेसेस जो है वो शायद यूरोप में पहले और बाद में हमारे ईस्टर्न वर्ल्ड में और ख़ास करके पाकिस्तान में ये ट्रेंड आया। पहले लोग इससे बड़े खौफजदा रहते थे कि शायद यार ये दांतों को कमज़ोर कर देगा। कमजोर तो मेरे ख्याल में ये करता है दांतों को, मैंने ये सुना नहीं, है। ऐसा नहीं है। देखिए, हमें दांत क्यों चाहिए? हमें दांत चाहिए चबाने खाने के लिए, बोलने के लिए भी चाहिए। जिनके दांत नहीं होते उनकी देखें साउंड चेंज हो जाती है, और हमें एस्थेटिकली भी चाहिए जी। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल कॉमनली दें, एक कैंची की एग्जांपल ले लें। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े, कैंची इसकी इंडेंटेशन होती हैं, उसके 4-6 दाने टूटे हुए ना तो एफिशिएंट नहीं होगी। तो दांत अगर आगे पीछे होंगे तो एफिशिएंट नहीं होंगे। लेकिन अगर वो दांत कम है तो नंबर ऑफ टीथ इंपॉर्टेंट नहीं है। दांत अगर कम है लेकिन लाइन अप है तो कैंची छोटी है और तेज़ है तो अच्छा काम करेगी। लेकिन अपनी जगह से तो हम उनको मतलब हिलाते हैं ना, जो कुदरत ने उनको वो जिस तरह वो आए अपनी सेटिंग से, तो हम उनको सेटिंग करके और वो लगा के ब्रेसेस, तो हम उसको जब एक बेहतर पोजीशन में लेके आते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ये याद रखिए कि हमारा टेक्निकली स्पीकिंग बात करते हैं, एक न्यूट्रल जोन होता है। बाहर से लिप पुश करता है, अंदर से टंग पुश करती है, बीच में एक जोन है यू शेप जिसमें दांत को होना चाहिए। हम जब तक उस जोन के अंदर रहेंगे हम स्टेबल रहेंगे और हम इसी को ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं तमाम तरीके से। फैशन के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा है आजकल। लोग उसको बहुत तरह फैशन की तरह भी लेते हैं। इसमें बड़े कलरफुल भी आ गए हैं, 2-3 तरीके हैं। कुछ कलर ब्रेसेस भी आ जाते हैं और प्लस ये कि एस्थेटिकली ऐसे जो ट्रांसपेरेंट होते नज़र नहीं आते, जैसे हमारे सोशल मीडिया के लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों तरह से ऑप्शन है, बहुत कलरफुल भी ब्रेसेस। अच्छा, मुझे कुछ याद पड़ता है कि बचपन में मेरे स्कूल में कुछ बच्चे थे, उन्होंने ब्रेसेस लगाए तो वो एक मखसूस अरसे तक लगे रहे, फिर वो हट गए, फिर उनके दांत जो है वो स्टेबल हो गए या जो भी उनमें बेहतरी आनी थी। तो वो जब तक लगी रहे, वो चाहे 6 माह का अरसा है, साल का है, जो भी है, तो उसमें वो उनके ब्रेसेस नज़र आते थे। जाहिर सी बात है वो दांतों के ऊपर, और वो ऐसा मुझे घुमाना होता जैसे स्क्रूज लगे हुए, बाकायदा स्क्रूज की तरह। अब जिन ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस के हवाले से आप पायनियर हैं, उसमें ऐसा क्या है कि वो कतई तौर पे नज़र नहीं आते? उसमें 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक तो जो पहले जो हमने कहा ना वो मेटल के होते थे, तो उसकी जो एडवांसमेंट है उसमें सिरेमिक्स के आ गए, टूथ कलर के आ गए, तो वो एक चीज़ आ गई। अब जो है वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल ना, वो प्लास्टिक की शीट की तरह से बिल्कुल 100% कवर कर लेते हैं, इवन 1 हैंड डिस्टेंस से भी नज़र नहीं आते। तो वो बिल्कुल काम उसी तरह से करते हैं जैसे कन्वेंशनल बेसिस करते हैं। ये नई एडवांसमेंट है जो कि अब आगे आहिस्ता आहिस्ता कॉमन होती है। टाइमिंग्स क्या होती है, मतलब कब तक इनको लगा के रखना होता है? देखिए, ऑब्जेक्टिव बेस है। एक ब्रेसेस की जो ट्रीटमेंट है वो 6 महीने की भी हो सकती है। देखिए, जो उसका मेन पर्पज है ना, जो आपने कहा कि दांत कमज़ोर होने से बचाने के लिए, इट्स ए वेरी स्लो प्रोसेस। तो हम एक बॉडी को एक सिखा रहे हैं कि तुम्हें नई पोजीशन अचीव करनी है। इसकी मैं एग्जांपल ये देता हूँ, किसी के बाल कर्ल हैं, अब 10,000 तरीके कर लें, लेकिन उसकी जो जेनेटिकली कर्ल है ना वो कर्ल ही रहेंगे ना। तो इस तरह जब बॉडी को सिखाना होता है कि नहीं ये नई पोजीशन अचीव करना, तो हम स्लो चलते हैं। तो ये 6 मंथ से लेके 2.5-3 साल के बीच की ज़्यादातर केसेस चालू हो जाते हैं इसमें। अच्छा, बाल अब कर्ल नहीं रहते, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं। स्टिल अगर आप वो ना कराएं तो दोबारा जेनेटिकली तो कर्ल ही नहीं निकलेंगे। वो भी उसकी भी लिमिट है, 6 महीने के बाद आप जितना भी करवा लो तो दोबारा। तो इसलिए हम स्लो चलते हैं कि बॉडी को सिखाना है। अच्छा, सिखाना मुश्किल काम है। 6 महीने की लिमिट इन्होंने बालों की बताई, ये मुझे बताएं ये दांतों की पॉलिश की 6 महीने की लिमिट क्या है? अच्छे से अच्छे एनामल लेकर और वो वाइटनिंग करवा ली और 6 महीने के बाद वो गायब हो गया, ऐसा कोई हल नहीं है? देखिए, जो वाइटनिंग प्रोसेस है, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग अगर हम बिल्कुल साइंटिफिकली बात करें तो जो आपका वाइटनेस लेवल अचीव होता है ना वो मेंटेन रहता है थ्रू आउट लाइफ। 30% रिग्रेस करेगा बेस्ड ऑन योर फूड हैबिट। अगर आप पान, छाले, तंबाकू ऐसी फूड खा रहे हैं, फूड करें, चॉकलेट, कॉफ़ी,
तो क्या होगा, एक्सट्रिंसिक स्टेन जो है ना वो टूथ के ऊपर जम जाएगा, तो वो एक अलग बात है। टूथ का अपना स्ट्रक्चर वाइट हो जाएगा, वो थ्रू आउट लाइफ वाइट रहेगा, बिल्कुल वाइट रहेगा। सरफेस डिपोजिशन हो सकती है, वो उसका तरीकेकार होता है, स्केलिंग पॉलिशिंग, उससे सही आता है वो फिर। तो टीथ कलर जब एकदम वाइटनेस अचीव कर लें वो हमेशा मेंटेन रहेगा, वो कभी भी ओरिजिनल बैक उस कलर पे नहीं जाएगा जो आपको शुरू में था। अच्छा, मुझे एक नुक्ता ज़रूर वाजे कर दीजिए, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर या फिर मिसवाक और मंजन, किसको प्रेफर करते हैं आप? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट। लॉजिक है उसके पीछे जी। अच्छा देखिए, टूथपेस्ट क्या है, वो ना टूथ पाउडर की एडवांस शक्ल है। सबसे पहले तो एक ज़माने में हम जी, जी। मसवाक करते थे, जिसमें विच इज़ द फॉर्म ऑफ, उसकी एडवांस शक्ल आ गई ब्रश, टूथ ब्रश आ गया। जी। और जो पाउडर है जो हम इस्तेमाल करते थे, मंजन जिसे कहते हैं, उसकी जो एडवांस शक्ल है वो टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट में कुछ नहीं है, वही पाउडर को आपने एक फोम के अंदर डाल दिया है, एक ऐसे जेल में डाल दिया जो हम मुंह में घुमाते हैं तो वो फोमिंग एक्शन करता है। तो जो आपकी टीथ क्लीन होता है ना, वो फोमिंग एक्शन होते हैं, जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं ना, वो स्मॉलर पार्टिकल को ट्रैप करके ऊपर ले आते हैं, जो अंदर कोने खतरे फंसे होते हैं, फिर आप कुल्ली करते हैं, वो सही होते हैं। और मैं इसमें ये जरूर चाहूँगा, देखिए हम सबको चाहिए, हमें सही तरह से ब्रश करना आना चाहिए, विच इज़ लाइक कि हमें 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए, 4 एटलीस्ट 2 मिनट तक ब्रश करके उसको झाग बन जाए, उसे 2 मिनट तक लगा रहने देना चाहिए। और 4 जगहों पे ब्रश करना है। मसूड़े नंबर 1 है, दांत नहीं, नंबर 2 टीथ है, नंबर 3 टंग है, जो ब्रश की बैक सरफेस है वो टंग ब्रश के लिए स्क्रैपर होता है, और रूफ ऑफ द माउथ। 4 जगहों में ब्रश करना है, 2 मिनट तक ब्रश करना है, 2 मिनट तक झाग लगा रहने दें, दिन में 2 दफ़ा करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात रिपीट कर दीजिएगा, यानी आप कह रहे हैं कि गम्स को ब्रश करना है, गम्स को बिल्कुल ब्रश फिर उसके बाद प्रेफरेंस वाइज आपने दांतों को ब्रश करना है, और थर्ड पे आपने कहा है कि आपने जबान को ब्रश करना है, और फिर उसके बाद आपने कहा है कि आपने अपने रूफ ऑफ द माउथ यानी ऊपर जो आपका तालू है उसे, उसको भी साफ करें। क्या रोजे में भी ये कर सकते हैं, क्योंकि वो मतली सी आ जाती है अगर हमने हलक में हमारे पास पेस्ट चला जाए? देखिए हर बंदे का अपना टॉलरेंस लेवल है, तो आप बहुत अंदर नहीं जाए, लेकिन उसे कर सकते हैं। और देखिए ब्रश जो है ना, आपने रोजे में नहीं करें, आप जब सहरी कर रहे हो तो उससे खत्म होने से पहले कर रहे होते हैं, अक्सर लोग कर रहे होते और हैं। वैसे भी ये खाने के साथ मरबूत है ना, जब तक आप कफीला में जाके खाना नहीं खाएंगे आपको ब्रश की जरूरत कैसे पड़ेगी? ऐसा ही तो रात हमेशा सोने से पहले और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, जो हमारा ट्रेंड है वो ब्रेकफास्ट से पहले का है। जी, हाँ। हम यही करते हैं। जो फूड पार्टिकल जमा होगा उसको बस साफ कर दें, ठीक है। पर क्या बात है, बड़ी बेहतर मालूमात हम तक पहुंची, आप हमारे साथ ही हैं डॉक्टर साहब जी। और अब हम चलते हैं आज के मेहमान की जानिब, और आज के मेहमान जो हैं वो ज़हूर अहमद साहब हैं। बहुत ही डिलीशियस किस्म का खाना इनकी पहचान है, और अब तो ये कहेंगे हम कि आप, हमने सारी ज़िंदगी नारे लगाए बन के रहेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हम नारे लगा रहे थे, हमें क्या पता है कश्मीरी आएगा और हमें आकर खाना खिलाएगा और अपना गर्विदा बना लेगा। कहाँ से लाए आप ये टेस्ट, कौन से आपके कुक हैं, क्या ये रेसिपीज़ बनाई आपने? अब तो आप कराची के सिवा में ख्याल सिंगापुर भी पहुँच गए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। कश्मीर हमारी पहचान है, कश्मीर बनेंगे पाकिस्तान इंशाअल्लाह। आपने कश्मीर से स्टार्ट किया तो हमारी दुआएं कि एक न एक दिन कश्मीर भी पाकिस्तान की इशारा का, और वो भी पाकिस्तान बनेंगे इंशाअल्लाह। हमारी पूरी दुआएं हैं, और आजकल हम भरपूर दुआएं कर रहे हैं। दूसरा, कैफीला रेस्टोरेंट, हमने ये जो रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, मैं 10 साल पहले एक जगह पे जॉब करता था, ओकरा रेस्टोरेंट। अयाज़ खान ये ऑनर, मेरे उस्ताद हैं, ऑनर हैं ओकरा के। तो 10 साल मैंने वहाँ पे जॉब की। उसके बाद मैंने, वहाँ क्या जॉब था आपका? मैं सारा जो रेस्टोरेंट है उसकी मैनेजमेंट में था, बैंकिंग, ठीक है, परचेजिंग, पूरा ओवरऑल सारी चीज़ें देखता था। तो 10 साल मैंने काम किया। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने, यानी आप रेस्टोरेंट के हर एस्पेक्ट से जो है वो वाकिफ़ हुए, और 10 बरस तक आप समझ लें आपका वो पूरा एक एक्सपीरियंस बना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अयाज़ खान ने मुझे इतनी चीज़ें सिखा दी कि मैं इस काबिल हुआ कि मैंने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। और इस वक्त 15 और साल। कितनी अच्छी बात है, मैं कदा कलामी आप ये देखें, लोग ये मेंशन नहीं करते कि हमने कहाँ से स्टार्ट लिया, और ये भी नहीं बताते कि किसने हमें सिखलाया, रास्ता दिखाया। ये ज़हूर भाई का कमाल है कि ये क्रेडिट भी दे रहे हैं और उन्हें अपना उस्ताद भी जान रहे हैं। जी ज़हूर भाई। बिल्कुल, अयाज़ साहब को तो कभी हम भूल नहीं सकते। उन्होंने हमें बिल्कुल जैसे माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, उन्होंने ऐसे हमें सिखाया, एक एक चीज़ बताया। कभी भी उन्होंने, कभी किसी चीज़ का हमने पूछा तो उन्होंने उसका सही तरीक़ेकार से जवाब दिया। तो उन्हीं की वजह से हम इस मकाम। अच्छा, फिर ये सिलसिला आपने पहला रेस्टोरेंट बनाया आज से कितना अर्सा पहले? 15 साल हो गए माशाल्लाह। कफीला को 14 से 15 साल हो गए। अच्छा, लोगों के रेस्टोरेंट की ना चीज़ें मशहूर क्या होती है भाई? जी वहाँ की कढ़ाई बहुत अच्छी है, वहाँ की सब्जी बहुत अच्छी
हैरतनाक बात यह है, लोग आपके साग की तारीफ कर रहे हैं, आपकी भिंडी की तारीफ कर रहे हैं, ये क्या अच्छा, मामला आगा है? सब्जियां तो औरतें घर में बनाती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई औरत या कोई भी फैमिली बोलेगी चलो आज बाहर भिंडी खाने चलते बाहर हैं। भिंडी खाने चलते हैं। तो और मैं इतनी- देख रहा हूँ कि मुल्क हाँ। के नामवर आर्टिस्ट जो है वो आ रहे हैं और आके ज़रूर भाई को कह रहे हैं भिंडी खिला दीजिए। करेले गोश्त, भिंडी, हाँ, इस जी तरह की- बिल्कुल, भिंडी और करेला खाने अमेरिका से लोग आते हैं माशाल्लाह, और इंडियन जो हमारे पास बहुत खाना खाने आते हैं। एक्चुअली ये जो रेस्टोरेंट मैंने स्टार्ट किया घर से स्टार्ट किया, घर से वाइफ ने मुझे खाना बना के देती थी और मैं बाहर एक जगह सेल करता था। स्टार्टिंग जो है मैंने होम मेड से घर से स्टार्ट किया। जो वेजिटेबल, करेला, भिंडी, पालक पनीर, सरसों का साग, ये घर से चीज़ें बन के, दाल मूंग मसूर की घर से बन के आती थी, उस वजह से ये होममेड खाने की अभी तक जो है अच्छा, वो रेसिपी आज वही भी स्टाइल- उसी अंदाज में चल जी रही वही है? स्टाइल रखा, वही घर जैसा खाना। अगर आप दफ्तर में बैठ के खाना खा रहे हैं तो आपको होममेड खाना मिलता है। कहीं भी आप डिलीवरी करें, आप रेस्टोरेंट में आके खाएं तो आपको वही टेस्ट मिलेगा जो वहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर है। क्या बात, क्या बात। अच्छा, मैं ज़रूर भाई आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं माशरती एतबार से जो हमारी वो जो मईशत के उन्वान से अगर हमारी सिचुएशन देखी जाए, तो माशी एतबार से आपको लगता है कि कीमत ख़रीद जो है वो लोगों की मुतासिर हुई है? रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी इसका कोई असर आया है? बिल्कुल, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तो बिल्कुल, आपको पता है कोविड के अंदर आपके सामने क्या हालात थे, रेस्टोरेंट बंद थे और लोग सैलरीज दे रहे थे, तनख्वाहें चल रही थी। अब वो लोग जो हमारे पास एक रेस्टोरेंट है उसमें 200-250 लोग काम कर रहे हैं, अब वो रेस्टोरेंट बंद पड़ा हुआ है, 200-250 लोग, आपको पता है 250 चूल्हे बंद हो गए। अल्लाह। तो आपको पता है कि वो किस तरह सर्वाइव किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक डिलीवरी स्टार्ट की हुई थी स्टार्टिंग से, तो वो डिलीवरी की वजह से हम सर्वाइव कर गए। और आजकल जो महंगाई का आपको पता ही है, जो आलू प्याज है, जो एक बिल्कुल दाल होती थी, लोगों को दाल मिलती थी एक सस्ती, कहते थे यार दाल खा लें। अब आप बताएं, दाल भी 400 रुपये किलो मूंग मसूर की ले लें, चने की दाल ले लें, प्याज देखें 280 रुपये किलो, टमाटर, सबसे जो सस्ती चीज़ें जो गरीब लोग खाते थे यानी 15-20 आप ये रुपये, मेंशन वो कर रहे हैं कि वो गोश्त वाला माहौल एक तरफ, सब्जी भी अब इतनी ही बिल्कुल। अभी तो आप गोश्त क्या, सब्जियां इतनी महंगी आ रही हैं। आप 15-20 हज़ार रुपये का हम पूरे रेस्टोरेंट की सब्जी खरीदते थे, अब 15-20 हज़ार की सिर्फ 3 चीज़ें आ रही हैं। अच्छा आगा, एक बात मैं ज़रूर भाई से कहना चाहूँगी, महंगाई तो अपनी जगह, लेकिन ये जो अपने जानने वाले हैं ना, दोस्त हैं, इन्होंने बहुत तंग किया होता है। आ जाते हैं और फिर मुरव्वत में ना ज़रूर भाई उनसे नहीं चार्ज करते, और वो फिर 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा नहीं, इतना बड़ा इनका सोशल सर्कल है सोशल माशाल्लाह सर्कल से। इतना बड़ा। ये इन्होंने पता क्या किया है, इन्होंने शायद ना को अल्लाह के साथ कोई ऐसा निज़ाम अपना बना लिया है कि पूरे शहर को इनकी तरफ से दावत होती है। कौन सा नामवर आदमी है जो आपके रेस्टोरेंट में नहीं होता? लेकिन और मैं एक पैगाम देना चाहूँगी नाज़रीन को कि जो आपके अपने हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कोई होस्ट है, तो अगर आप उनकी सर्विसेज ले रहे हैं तो आप उनको उतनी पेमेंट तो ज़रूर करें जितनी उनकी बनती है। टिप भले ना दें, चले ये दोस्त है, तो आपके साथ भी ये ज़्यादती बहुत होती है। और ज़रूर भाई के साथ भी मैं देखती रहती हूँ सोशल मीडिया लेकिन में। ज़रूर भाई बड़ी मोहब्बत से लोगों को बुलाते हैं। और ज़रूर भाई आप क्या देखते हैं कि जो होटल इंडस्ट्री है उसका पाकिस्तान में क्या स्कोप है? नए लोगों के लिए रास्ते बन रहे हैं, लोग आ सकते हैं? देखें, इस वक्त जो बेरोज़गारी है आपके सामने है सारी, कहीं रोज़गार तो है नहीं। अगर एक रेस्टोरेंट अगर 40-50 लोग 70 लोग एक जगह पे किसी को रोज़गार दे रहा है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसका साथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टैक्स भी जमा करके दे रहे हैं आपको। और लोगों के जो चूल्हे चल रहे हैं, आपको पता है जो आजकल के ज़माना है, जो आपके सामने है, चोरियाँ चिकारियाँ और चीज़ें हो रही हैं। अगर ये चीज़ें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ गवर्नमेंट अगर तावन करे तो लोगों का अच्छा रोज़गार है और अच्छा उनका रोज़गार बनना। अच्छा, आपका कहना ये है कि अगर मैं ये जुमला कहूँ तो आप इसकी तायद करेंगे ज़रूर भाई कि खाना जो है वो तो बुनियादी ज़रूरत है, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कभी भी जो है वो फ्लॉप नहीं हो सकती। अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है। ऐसा ही कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपको पता है आपके कारोबार में अल्लाह ताला बरकतें देता है। अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दे, गवर्नमेंट इसकी तरफ भी तवज्जो दे, रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज की तरफ, तो इसमें बेहतर से बेहतर रोज़गार लोगों को मुहैया हो सकता है। क्या अच्छा, बात इनका है। माहौल आगा, अंदर का जो रेस्टोरेंट का पूरा माहौल है वो बहुत खूबसूरत है। लाइटिंग इन्होंने पता नहीं कहाँ से आइडिया लिया है, मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत ऐसा अच्छा लुक आता है डेकोरेट। जैसे किसी 5 स्टार होटल में आ गए। बहुत अच्छी लाइटिंग और बहुत अच्छा माहौल। और मैं ये देखता हूँ कि कई दफ़ा दोपहर में, यानी वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना शिकर दोपहर 2 बजे 2:30 बजे मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी के लोग वहाँ जाकर बैठते हैं। और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि यार पीसफुल माहौल है और बहुत अच्छा उसका जो है वो एटमॉस्फेयर कंडीशन है, उस पर आपको यकीनन दाद है। और आप बहुत शानदार अंदाज से जो है वो पाकिस्तानी डिलीशियस फूड को अब ये मुल्क से बाहर भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यानी सिंगापुर में
इन्होंने मुझे बताया, मैं इनका कहा हुआ जुमला बोल रहा हूँ, सिंगापुर में हमारे पड़ोसी मुल्क के रहने वाले इनकी सब्जी खाने के लिए इनके रेस्टोरेंट पे आ रहे हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी और भी हम ब्रांचें खोलने में जा रहे हैं वाह वाह इंशाल्लाह। वाह, शानदार, दुबई और अमेरिका तक इंशाल्लाह खुलेंगे। क्या बात है, बहुत उम्दा। यहीं पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब लौट कर आएंगे तो अल्लाह का एहसान जारी है, इनाम रमज़ान जारी है। सज गए घर घर दस्तरखान,